नमस्कार दोस्तों, आज 6 क्लास साइंस का ये 10वां लेसन गति एवं दूरियों का मापन पहेली और बूझो है उनके बीच तथा कक्षा के अन्य बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश के दौरान भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा हो रही है। सभी बच्चे आपस में बता रहे हैं कि वो अपने गांव गए तो उन्होंने किन किन साधनों का इस्तेमाल किया। रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, किसी ने वायुयान की चर्चा की, किसी ने नाव की चर्चा की। इसी प्रकार उन्होंने अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो साधन इस्तेमाल किए उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने के लिए अंतरिक्ष यान द्वारा कार्य किया गया था। इन सब के बीच पहली है प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब वो ये जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो वो यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, तो इसमें यात्रा की कहानी है। देखिए, प्राचीन काल में जाने आने का कोई यातायात का कोई साधन नहीं था। लोग पैदल जाते थे, अपनी पीठ पर ही सामान लाद कर ले जाया करते थे। लेकिन बाद में इस काम के लिए पशुओं का इस्तेमाल होने लगा। तो प्राचीन काल में जल मार्गों से जब आना जाना होता था तो लकड़ी के लट्ठों में जो खोखले हो सकते थे उन लकड़ी के लट्ठों में गुहिका बनाई जाती थी और वैसे ही नाव के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाया करते थे। बाद में लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर नाव की आकृति बनाना उन्होंने सीख लिया और उसके माध्यम से वो यात्राएं करने लग गए। ठीक है, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तब सारे परिवर्तन क्रांतिकारी साबित हो गए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिज़ाइन में सुधार हुए और पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर थे, वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास संभव हो गया। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण करना पड़ा। और इसके पश्चात हम सब जानते हैं कि आज मोटर कार, ट्रक, बस जैसे यातायात के साधन हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। ठीक है, और जल परिवहन के साधनों में नाव, जहाज आदि काम कर रहे हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में जब वायुयान का विकास हुआ जिनमें बाद में सुधार भी होता गया और उन्हें यात्री ले जाने और साथ ही साथ सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। ठीक है, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, प्राधानिक वायुयान, अंतरिक्ष यान, ये 20वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार या योगदान है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है लगातार यातायात के साधनों में परिवर्तन होता गया। जैसा कि पाठ का जैसे हमें नाम मिला है कि गति एवं दूरियों का मापन, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गति वास्तव में है क्या। देखिए, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है तो हम उसे कहते हैं गति। ठीक है, अब उस गति को हम क्या करें, नाप भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास नापने का कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मापक नहीं था। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है, आज हम नापने में कामयाब हो गए हैं। देखिए, अब डेस्क के बारे में एक चर्चा चल रही है। ठीक है, यह डेस्क कितना चौड़ा है। देखिए, पहली और बूझो है वो एक डेस्क पर 2 बंदे बैठते हैं, लेकिन उनको आपस में शिकायत रहती है कि एक ज़्यादा हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस मेज़ के 2 हिस्से बराबर करने का निश्चय किया, कोई लकीर खींचकर। उन्होंने क्या किया, गिल्ली डंडे का सहारा लिया। ठीक है, और एक गिल्ली और एक डंडा, दूसरी तरफ भी एक गिल्ली और एक डंडा रखकर बीच के बीच लाइन खींची गई जो चित्र में दिखाई गई है। इस प्रकार ये गिल्ली डंडा इस आकार का था कि वो बराबर एक एक गिल्ली और एक एक डंडा ये मापकर वो बराबर भागों में बांट दी गई। ठीक है, लेकिन जब ये धीरे धीरे रेखा मिट गई
तो उन्होंने दोबारा इस रेखा को बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनका गिल्ली डंडा बदल चुका था। तो इस बार क्या हुआ, एक गिल्ली और एक डंडा है वो उस मेज़ को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाया। क्यों कि इस बार गिल्ली और डंडे का आकार अलग था। इस प्रकार नापने के अंदर, लंबाई के अंदर समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार कोई एक निश्चित माप नहीं हो तो वो समस्या खड़ी हो सकती है। इसी प्रकार हम अपने हाथों की बालिश से नापें, ठीक है, यानी हाथों की बालिश या अंगुलियों की माप से नापें तो भी एक व्यक्ति का नाप अलग होता है, दूसरे व्यक्ति का नाप अलग होता है, उसमें भी संकेत वो दिक्कत आ सकता है। लेकिन वहीं हम एक छोटी डोरी लेकर इसको नापें तो हम इसको नाप सकते हैं। कैसे, हम पूरी लंबाई के बराबर एक डोरी मान लें और उसको मोड़कर दो बराबर हिस्सों में करें तो इस प्रकार उस मेज़ के दो बराबर हिस्सों पर लाइन खींची जा सकती है। उस डोरी के माध्यम से हम किसी की लंबाई का आधा, किसी का 1/4, किसी का 8वां भाग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डोरी की सहायता से भी मेज़ को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां थी जो लंबाई मापने के लिए काम आई है। इसी प्रकार देखिए, हम कमरे की लंबाई मापें तो अपने पैर से नापें, और अलग अलग व्यक्ति जब पैर से वो लंबाई नापेगा तो वो लंबाई अलग अलग हो जाएगी, कारण किसी का पैर छोटा है और किसी का पैर बड़ा है। इसी प्रकार यदि हम हाथ की अंगुलियों बालिश से वो नापें तो भी वो कम ज़्यादा आ जाएगा। हम जानते हैं, देखो जब दर्जी है वो कपड़े की लंबाई जानने के बाद ही बता पाता है कि ये कुर्ता सिलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसी प्रकार बढ़ाई है, वो अलमारी की लंबाई और चौड़ाई पहले मापता है ताकि वो जान सके कि अलमारी के लिए उसे कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार किसान अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल को जानने के बाद ये जान पाता है कि उसे खेती करने के लिए कितने बीज बोने पड़ेंगे और कितने पानी की आवश्यकता उसको पड़ेगी। इस प्रकार क्या होगा, हमें नाप की आवश्यकता जगह जगह पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, हम जब किसी लंबाई को नापते हैं, अपने आप को ही नाप लीजिए, तो एडी से लेकर सिर तक हम एक रेखिक लंबाई के नाप लेते हैं। ठीक है, अब कमरे की बात करें तो कमरा कितना लंबा है, डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इस प्रकार के प्रश्नों में बात एक समान है कि इन सब के बीच एक दूरी है वो संबंधित है। ठीक है, यानी आपस में कितनी दूर है। दो स्थान, दो मेज़ के किनारे ये पास पास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दो अलग अलग जगह हैं। इसके विपरीत हम जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी देखें तो वो एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। अब हम मापते हैं तो हमें मापने के लिए कुछ विशेष मापों की आवश्यकता होती है ताकि हम सही तरीके से माप सकें। ठीक है, तो हम कमरे के, मेज़ के आदि के हिस्से नापने के माध्यम से ये जान पाते हैं कि यदि हमारे हाथों से, पैरों से ये लंबाइयाँ मापी जाए तो हम सही माप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये एक सामान्य मापक थे जो लोग पहले इस्तेमाल करते थे, हाथों का, पैरों का, धागों का, लकड़ियों का। लेकिन लकड़ी में भी क्या होता था, मौसम के अनुसार उसमें भी परिवर्तन, सिकुड़न या फैलाव आ जाता था। ठीक है, तो हमें एक निश्चित नाप की और निश्चित मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए मात्रक होता क्या है। ठीक है, देखिए मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना। ठीक है, ध्यान रखें, मापन का अर्थ क्या होता है। मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। और ज्ञात राशि, निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जो हमें ज्ञात है वो निश्चित राशि क्या है, मात्रक है। और किसी माप के परिणाम को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब एक भाग है संख्या, तो दूसरा भाग क्या होता है, माप का मात्रक होता है। यानी एक भाग तो क्या हो गया, मात्रक का एक भाग क्या हो गया, संख्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, मात्रक हो गया। इस प्रकार हम उसको जान प्राप्त कर सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मापन के मानक मात्रक, तो अलग अलग तरीके से जब हम किसी जगह की या किसी साधन की लंबाई चौड़ाई मापते हैं अंगुली से, हाथों से, तो वो क्या होती है, वो अलग अलग प्राप्त हो जाती है। लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसको सही माने। ठीक है,
अब क्या करते हैं, देखिए अलग अलग समय पर लोगों के मापने के पैमाने अलग अलग थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा। क्यों? क्योंकि खुदाई से प्राप्त जो परिशुद्ध ज्यामितीय रचना है वो मिलती हैं। इसका मतलब उन्होंने अच्छी तरीके से शायद माप का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है। हड़प्पा के बाद देखें कोण से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हम हाथ कहते हैं, तो वो लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग करते थे, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता मिली हुई थी। इसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, और अलग अलग क्षेत्र में फुट क्या था, वो थोड़ा थोड़ा भिन्न था, तो वो इस्तेमाल थोड़ा अलग था। इसी प्रकार लोग क्या करते हैं, 1 गज कपड़ा जब नापते हैं तो अपनी फैली बाह के सिरे से ठोड़ी तक माप लेते हैं। ठीक है। यानी 1 गज कपड़ा मापने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी फैली बाह के सिरे से ठोड़ी तक मापते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। ये प्राचीन लंबाइयाँ थी। ठीक है। तो प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को देखते हैं जो पुष्पहार बेचते हैं, तो अपनी भुजाओं को वो लंबाई के मात्रक के रूप में काम लेते हैं। ठीक है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापाप में भिन्नता होती है। भी प्रत्येक व्यक्ति है उसका शरीर माप एक जैसा नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होता है, तो वो भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। ठीक है। यानी सबके माप अलग थे, इसलिए मापन में क्या होगा, उलझन आई होगी। तो वर्ष 1790 की बात है। ठीक है। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पत्ती कहा गया। ठीक है। यानी जो लंबाइयाँ मापी गई उनमें मतभेद उभर के सामने आए, भिन्नता आई, क्योंकि माप के जो साधन थे वो छोटे बड़े थे। ठीक है। क्योंकि व्यक्तियों ने अपने हिस्सों का इस्तेमाल किया, वो सबके छोटे बड़े थे। तो इस भ्रांति या इस उलझन से बचने के लिए क्या हुआ, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना कर दी और इसे मीट्रिक पद्धति कहा गया। कब की गई, 1790 में। तो मापन की मीट्रिक प्रणाली की किसने खोज की, फ्रांसीसियों ने की। अब एक समानता के लिए संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने क्या किया, मापन के एक मानक को स्वीकार कर लिया। आज जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक प्रणाली कहलाती है। यानी दुनिया भर में जिस मात्रक प्रणाली का आज इस्तेमाल हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक कहलाती है, जो पूरी दुनिया में एक है, जिसके कारण लंबाइयों में मापन का जो भ्रांति थी, उलझन थी, वो दूर हो गई। चित्र के अंदर देखिए नीचे एक अपने को स्केल भी दिखाया गया। इस प्रकार के स्केल हम लगभग हर बच्चे के ड्राइंग बॉक्स में अपने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये जो स्केल है उसमें किस प्रकार के संकेत है, क्या दूरियां हैं, क्या पैमाने हैं, ये देखिए। अपने पास लगभग 15 सेंटीमीटर पैमाने का स्केल होता है। ठीक है। अब देखिए प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है। यानी जो मीटर है, ये मीटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की प्रणाली विकसित की उसे मीट्रिक पत्ती कहा गया। ठीक है। और लंबाई का SI मात्रक क्या माना गया, मीटर माना गया। अब जो मीटर है उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो वो 100 बराबर भाग क्या कहलाएंगे, सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इस सेंटीमीटर को विभाजित करना शुरू करें तो सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं और वो कहलाते हैं मिलीमीटर। जिस प्रकार क्या है कि हम सब देखिए स्केल देखते हैं। ठीक है। स्केल में 0 से शुरुआत होने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो ये 10 पर 1 आ जाता है, जबकि बीच वाला जो डंडा है वो 5 को संकेत करता है। तो ये जो 10 लाइनें हैं वो क्या है, ये मिलीमीटर है। क्या है, मिलीमीटर। ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर है वो सुविधाजनक नहीं है, तो इसके लिए हमें एक बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है और वो बड़ा मात्रक है किलोमीटर। ठीक है।
यानी लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर और सेंटीमीटर से हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हमें बड़े पैमाने की आवश्यकता होती है। और वो बड़ा मात्रक क्या माना गया? किलोमीटर। और 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं। यानी हम मेज़ को भी नाप सकते हैं, अपने फील्ड को भी नाप सकते हैं, कपड़े को नाप सकते हैं। ठीक है, तथा लंबाइयों को SI मात्रक में नाप सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में नाप सकते हैं। अब ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयों को मापने का सही ढंग जानना ज़रूरी है कि हम सही तरीके से इनको कैसे मापें, ताकि हमारा माप परिशुद्ध हो, वो अलग अलग न हो। अब हम देखते हैं कि लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध नाप कैसे लें। देखिए, हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दर्जी है वो फीते का इस्तेमाल करता है और कपड़ा मापता है। ठीक है, इसी प्रकार जो कपड़े का व्यापारी है वो मीटर छड़ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है लंबाई के मापन के लिए दर्जी फीते का इस्तेमाल कर रहा है और कपड़े का व्यापारी छड़ का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु का माप ज्ञात करने के लिए हम मीटर पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मीटर पैमाने का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस वस्तु का या किसका नाप ले रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी वृक्ष का घेर है या अपने सीने की माप है, उसके लिए हम मीटर पैमाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें फीता है वो अधिक सुविधाजनक लगता है। कहने का मतलब है कि हम सुविधा के अनुसार या जिस वस्तु को नाप रहे हैं उसकी स्थिति के अनुसार हमें मापक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, हमें शुद्ध माप ले सकें इसके लिए हमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है या कुछ सावधानियां अपनाने की आवश्यकता है। तो वे कौन सी सावधानियां हैं जिनके द्वारा हम अपनाकर परिशुद्ध माप ले सकते हैं? देखिए, जब हम किसी वस्तु का माप ले रहे हैं तो पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखें। ठीक है, यानी लंबाई के अनुदिश उस पैमाने को रखना चाहिए जैसे हमें चित्र ये दिखाया गया है। ठीक है, ए में दिखाया गया है। इसी प्रकार यदि हम माप ले रहे हैं और हमारे द्वारा काम में लिया गया पैमाना है उसका सिरा टूटा हुआ है, तो हम उसको शून्यांक से नहीं काम लेंगे, बल्कि उसे शून्यांक से माप लेने के बजाय आगे किसी पूर्णांक जो सही दिखाई दे रहा हो वहाँ से काम लेंगे। ठीक है, जैसे इस दूसरे चित्र के अंदर अपन देख रहे हैं कि यहाँ अपने को दिया गया है कि यहाँ स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए इसको 1 से शुरुआत करके स्पष्ट किया गया है। तो इसको मापक है वो 1 पाठ्यांक से शुरू कर लेंगे या उस पूर्णांक से शुरू करेंगे जहाँ वो स्पष्ट है, और जहाँ तक उसकी लंबाई कुल आई है उसमें से फिर उस पूर्णांक को घटाकर माप ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम जब किसी वस्तु की माप ले रहे होते हैं तो हमारी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उस बिंदु के ठीक सामने होनी चाहिए, तब हमारा माप सिद्ध या सही आएगा, परिशुद्ध आएगा। ठीक है, तो एक तो टूटा हुआ हो पैमाना तो हमें किसी पूर्णांक से शुरुआत करें, वस्तु के अनुदिश पैमाने को रखें और आँख को बिल्कुल सामने रखें। ये चीज़ें या ये सावधानियां बरतकर हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध माप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ऊंचाई के मापन के अंदर ये असावधानियां होती है तो क्या हो सकता है? ऐसा ही एक क्रियाकलाप में दिया गया है कि हम अपने एक सहपाठी को क्या करें, दीवार के सारे पीठ लगाकर खड़ा कर दें। ठीक है, और इसके सर से बिल्कुल सटते हुए एक निशान उस दीवार तक बना दें। ठीक है, अब हम उसकी लंबाई का हमने संकेत लगा दिया। अब उस दीवार से हमने वो संकेत लगाया है, उससे हम तथा हमारे साथी बिलांद से या बालिद से अपने हाथों से उसको नापने का प्रयास करेंगे तो वो माप लगभग सबका भिन्न भिन्न आएगा। इसी प्रकार हमने मीटर पैमाने से उस फीते से उसको मापने का प्रयास किया तो वो लगभग बराबर आता है, लेकिन यदि उसमें भी कुछ कमी बेसी आ रही है इसका मतलब हमने नाप लेने में सावधानियां नहीं बरती, तब ये कमी या अधिकता अपने को नज़र
आएगी। ठीक है, इस प्रकार परिशुद्ध नाप में लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वस्तु को सावधानी पूर्वक काम में लेना पड़ेगा या पैमाने को सावधानी पूर्वक काम लेना पड़ेगा। यदि हम किसी वक्र रेखा की लंबाई ज्ञात करें तो हम फीते से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और उस वक्र रेखा के पहले बिंदु पर ए अंकित करके वहाँ उस धागे को गांठ बांध लेंगे और उस बिंदु पर उस धागे को टिका देंगे और उसको हाथ से दबा लेंगे। धागे के दूसरे सिरे को उस वक्र रेखा के बराबर ऊपर ऊपर रखते हुए हम क्या करेंगे, धागे को रख देंगे और जैसे जैसे धागा आगे उस वक्र रेखा पर रखते जाएंगे वैसे उसको धागे को हाथ से आगे दबाते जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा कि पूरी रेखा है उस पर धागा आ जाएगा और अंतिम बिंदु पर गांठ लगाकर हम बी अंकित कर देंगे। अब इस रेखा की लंबाई हम धागे को सीधा करके माप लेंगे, जिससे ये वक्र रेखा की लंबाई धागे के द्वारा ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वक्र रेखा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। देखिए हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं वो गतिशील हैं और ऐसी भी वस्तुएं हैं जो गति नहीं करती। जैसे हम बस्ता, मेज़, कुर्सी ये देखें तो ये गति नहीं कर रही हैं, एक जगह हैं, लेकिन वही मछली है, तितली है, कुत्ते हैं, गाय हैं, ये सब क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। अब बात ये देखेंगे कि ये गतियाँ कौन कौन से प्रकार की होती है, यानी अनेक प्रकार की गतियाँ हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपने को एक सड़क दिखाई गई है। ठीक है, इस सड़क पर सीधी गति में वाहन चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो गति का प्रकार है वो गति का प्रकार है सरल रेखीय। ठीक है, कौन सी गति है, सरल रेखीय। अब बात आती है सरल रेखीय गति क्या होती है। ठीक है, देखो सरल रेखीय गति वो होती है जो गति किसी सरल रेखा के अनुदिश हो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी वाहन की सड़क पर गति और परेड में सिपाहियों के द्वारा मार्च पास्ट की गति है या ऊपर से गिरते हुए किसी पत्थर की गति है, ये सब क्या है, सरल रेखीय गति है। इसी प्रकार रेलगाड़ी की गति जो पटरियों पर चल रही है उसकी भी गति क्या, सरल रेखीय गति है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं आवर्त गति। क्या देख रहे हैं, आवर्त गति। देखिए आवर्त गति का मतलब क्या होता है कि जो गति किसी आधार के दाएं बाएं हो रही है। ठीक है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय के साथ अपनी गति को दोहरा रही है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, यानी निश्चित समय के साथ वो अपनी गति को दोहराती है। जैसे हम मान लीजिए ये एक पत्थर है, ठीक है, वो धागे से बांध के लटकाया हुआ, इस पत्थर को एक तरफ करके हम छोड़ दें तो पत्थर वापस अपनी स्थिति में आएगा और वो दाएं बाएं गति करता रहेगा। इस प्रकार जब वस्तु अपनी निश्चित अंतराल के बाद इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे गति को दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। इसी प्रकार आवर्त गति में ये जो धागा लटकाया गया है, पत्थर लटकाया गया धागे से, ये एक स्थिति बनती है और वो है क्या, लोलक। इसी प्रकार झूला है, वो झूला भी क्या करता है, आवर्त गति का उदाहरण है। इसी प्रकार वृक्ष की जो शाखाएं लहराती हैं वो भी क्या है, वो भी आवर्त गति का उदाहरण है। सितार की डोरियों की गति, ठीक है, बजते समय ढोलों तबलों की झिल्ली की गति, ये भी क्या है, एक आवर्त गति का उदाहरण है। आवर्त गति का मतलब हो गया कि निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तुल गति। कौन सी गति, वर्तुल गति। देखिए वर्तुल गति में क्या होता है, ये जो उदाहरण दे रखे हैं, ये देखो कोल्लू का बेल है, ये दिशा सूचक यंत्र है, ये पंखा है और नीचे वाला ये टेबल पंखा है, ये सब क्या है, ये गति करते हैं। ठीक है, और इनकी जो गति है ना वो गति है वर्तुल गति। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तुल गति आखिर होती क्या है। ठीक है, देखो वर्तुल गति में क्या होता है कि वह गति जिसमें वस्तु की दूरी हमेशा समान रहती है लेकिन वो किसी आधार के चारों ओर घूमती है, उसे वर्तुल गति कहते हैं। अब ये कोल्लू का बेल कोल्लू के चारों गति करता रहेगा,
गति कर रहा है लेकिन दूरी नहीं बदलती। इसी प्रकार दिशा सूचक है, वो गति कर रहा है लेकिन इसकी दूरी नहीं बदलती। इसी प्रकार टेबल फैन है या सीलिंग फैन है, ये गति करते हैं लेकिन इनकी दूरी नहीं बदलती। इस प्रकार जब गति जिसमें वस्तु की दूरी समान रहती है लेकिन वो गति करता रहता है, वर्तुल गति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, वर्तुल गति हो गई, आवर्त गति हो गई और सरल रेखीय गति हो गई। अब हम देखें कि क्या किसी वस्तु के अंदर एक से अधिक गति भी हो सकती है। बिल्कुल, एक वस्तु के अंदर एक से अधिक गति का उदाहरण भी मिल सकता है। जैसे हम उदाहरण ले सिलाई मशीन का। ठीक है, जब सिलाई मशीन है, जब वो चलती है तो उसका जो पहिया है वो तो होता है वर्तुल गति का उदाहरण, क्योंकि वो घूमता है, किसी आधार के चारों ओर घूम रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा, गति कर रहा है, जगह नहीं बदल रहा। इसी प्रकार जब सुई है वो क्या करती है, सुई ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो क्या हो गया, आवर्त गति का उदाहरण हो गया, क्योंकि वो किसी आधार के या किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे गति कर रही है। तो इस प्रकार किसी एक वस्तु में दो गतियां भी हो सकती है। जैसे पहिए की गति वर्तुल गति है और सुई की गति क्या हो रही है, वो आवर्त गति। सिलाई मशीन दो प्रकार की गतियां दर्शा रही है। इसी प्रकार फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति देखें। जब कोई गेंद फर्श पर लुढ़कती हुई गति करती है, आगे बढ़ती है, तो वो सीधी रेखा में गति कर रही है। ठीक है, इसका मतलब वो सरल की रेखीय गति है। लेकिन वहीं वो घूमती हुई जा रही है और जगह उसकी बदल रही है। ठीक है, यानी इसमें घूम रही है, गति हो रही है और जगह भी बदलती जा रही है, तो वो गति कर रही है, जगह बदल रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो उसकी एक घूर्णन गति। क्या है, घूर्णन गति। इस प्रकार एक लुढ़कती वस्तु है, उसमें क्या होता है, सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है। ठीक है, अब गति क्या है ये हमने शुरुआत में भी देख लिया। जब कोई वस्तु है उसमें समय के साथ स्थिति में बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, और स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी गति कर रही है या तेज़ गति कर रही है। जैसे फर्श पर घोंघों का गिरना, रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई पर उड़ना, पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना, ये सभी हमारे चारों ओर कैसे परिवर्तन है जो हमारी गति को दर्शाते हैं, यानी गतियों को बता रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें इस पाठ के अंदर गति क्या है, ठीक है, गति में कौन कौन से प्रकार हैं, गति का मापन कैसे किया जाता है, गति या मापन की परिशुद्ध जांच कैसे की जा सकती है, इन सब का अध्ययन किया। और चलते चलते हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर भी एक नज़र डालते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, जल, वायु और थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे वायु। ठीक है, वायु परिवहन के साधनों में क्या आएगा, वायुयान और हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब जल परिवहन के साधनों में क्या आएगा, जल परिवहन के साधन में जहाज और नाव। अब थल परिवहन के साधन हमारे पास अनेक हैं, बस, ठीक है, रेलगाड़ी, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये सब क्या हैं, थल पर यातायात के साधन हैं। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में, ध्यान रखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। झूले पर किसी बच्चे की गति है। ठीक है, झूले में आना और जाना या दाएं और बाएं आगे पीछे होने गति है, तो वो क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। कौन सी गति है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति, ये भी आवर्ती गति है। ठीक है, कौन सी गति है, आवर्ती, वो बार बार आधार के ऊंचे नीचे हो रही है। किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है, वर्तुल गति है। ठीक है, कौन सी गति है,
वर्तुल। साइकिल का पहिया क्या करेगा, वो किसी निश्चित आधार के चारों ओर गति करता है। जरूरी नहीं कि गति करता हुआ वो उस जगह ही बदले, एक जगह खड़े खड़े भी उसकी गति करवाई जा सकती है, तो वो वर्तुल गति का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, पग अथवा कदम के द्वारा लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं लिया जाता। यानी हमारे पैरों के द्वारा हम लंबाई को मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं ले सकते। देखिए, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो पग है या कदम है उसको लंबाई में देखें तो वो अलग अलग होती है। जब लंबाई अलग अलग होती है तो अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया नाप भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इससे हमें शुद्ध माप प्राप्त नहीं होगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो दूरी का हमने मात्रक पढ़ा था, तो वो मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीट्रिक पत्ती। लेकिन मीटर से छोटा क्या होता है, देखिए सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर। सबसे पहले क्या आएगा, मिलीमीटर। जब 10 मिलीमीटर मिल जाते हैं तब बनता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बनता है मीटर। जब 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे तो मीटर बन जाएगा, और जब 1000 मीटर मिल जाएंगे तो किलोमीटर बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है। पांचवा प्रश्न अपने को दिया गया है कि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। देखो अपने को 1.65 दिया गया है, ठीक है। अब मीटर है, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको जब हम 100 से गुणा करें, किससे करें, 100 से, तो आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। ये तो हो गया किसमें, 165 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब देखिए 165 को हम 10 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। कारण कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये तो बदल गया किसमें, 100 से गुणा करने पर बदल गया सेंटीमीटर में। जो सेंटीमीटर आया उसको 10 से गुणा किया तो 1650 आ गया, ये बन गया मिलीमीटर में परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब देखिए अपने पास प्रश्न संख्या 6। ठीक है। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करो। देखो मीटर में दिया गया है 3250 मीटर, और 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे। 1000 में 3 जीरो है, तो पीछे से 3 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो वो आ जाएगा 3.250 किलोमीटर। ठीक है। इस प्रकार हम 3250 सेंटीमीटर में 1000 का भाग देंगे तो वो 3.250 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई नापते समय स्केल पर यदि उसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है, कितना है, 3.0 सेंटीमीटर, और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुल लंबाई आ गई है 33.1 सेंटीमीटर, और हमने शुरुआत की थी, वो बिंदु था, पूर्णांक था 3.0, तो वो शुरुआत वाला बिंदु इसमें से घटाया जाएगा। ठीक है। तो वो आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, 30.1 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 30.1 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। 8वां प्रश्न है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में क्या समानताएं हैं तथा असमानताएं। देखिए समानता, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति और छत के चलते हुए पंखे की गति, दोनों की गति है वो वर्तुल गति का उदाहरण है। ये तो इनमें समानता है। असमानता, साइकिल है वो सरल रेखा में चलती है, परंतु छत का पंखा सरल रेखा में गति नहीं करता, परंतु वो पंखुड़ियाँ अपने स्थान पर ही रहती है।
इसलिए वो सीधी रेखा की बजाय वर्तुल गति दोहराता है। ठीक है। 9वां प्रश्न, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को लिखिए। ठीक है। हम जानते हैं कि हम लचीले फीते से ये नहीं मापते। ठीक है। हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते, क्योंकि लचीला फीता जब हम उसको खींचेंगे तो खींचने पर वो बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर उसको छोड़ दें तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है। इस कारण हम सही माप नहीं ज्ञात कर पाते। और यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से माप भी लेंगे, अपनी माप को किसी दूसरे को बताएंगे, तो हमें समस्या क्या आएगी? हमें ये बताना पड़ेगा कि नाप लेते समय हमने फीते को कितना खींच कर रखा था या हमने फीते को कितना ढीला छोड़ रखा था, तब जाके वो थोड़ा काम हो पाएगा, अन्यथा हम उसके बारे में सही माप नहीं बता पाएंगे। 10वां प्रश्न है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, आवर्ती गति क्या होती है? किसी निश्चित आधार के दाएं बाएं, आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति क्या है? आवर्त गति है। और ये गति एक तो हमें दिखाता है लोलक। ठीक है। साधारण लोलक क्या है कि हम किसी धागे से बांध कर एक पत्थर को लटका दें और उसे हिलाकर छोड़ दें तो वो दाएं बाएं चलता रहेगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था सिलाई मशीन का। ठीक है। तो सिलाई मशीन है, उसकी जो सुई है वो भी इसका उदाहरण है कि वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसी के साथ अपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। यदि आपको लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।